नमस्कार, बाखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। आज हम बात करेंगे बारिश और उम्मीदें। दरअसल इस बार मध्य प्रदेश की हम बात करें तो बारिश का मौसम बहुत मेहरबान रहा। बारिश की मौसम की शुरुआत से लेकर अब तक सावन की बात करें, लबालब पानी गिरा। नदियों और बांधों की स्थिति हम कहें तो बहुत अच्छी रही। और मध्य प्रदेश के लगभग, अब भाद्र पक्ष की बात करें तो भाद्र पक्ष में सारे बांध लबालब हो गए और नर्मदा जी भी एक तरह से उफान पर है। सारी नदियों में पानी भरा हुआ है, तालाब भर गए हैं। भोपाल की बात करें तो भोपाल का बड़ा तालाब कम से कम 6 बार यहाँ के दरवाजे खुल चुके हैं, भदभदा गेट के। तो बारिश तो बहुत अच्छी है और उम्मीदें भी काफ़ी है खेती को लेकर। और अगर खेती की फसल अच्छी हो, माने खेती अच्छी होती है, तो फिर देश की आर्थिक स्थिति खिलखिलाती है, बाजार एक तरह से लहराते हैं। तो आज हम इसी पर बात करेंगे, लेकिन इसमें एक चीज़ और जोड़ेंगे कि किसान जो उत्पादन कर रहा है खेत में, वो कहीं उत्पादन के नाम पर जहर तो पैदा नहीं कर रहा है, क्योंकि बारिश प्रकृति मेहरबान है। लेकिन हम पैदा क्या कर रहे हैं, इस पर भी बात करेंगे, क्योंकि फसल का जो चक्र है वो भी बहुत मायने रखता है किसान की आर्थिक हालत को मजबूत करने में और लोगों की सेहत को बेहतर बनाने में। क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करेंगे, फर्टिलाइज़र बहुत होंगे, कीटनाशक बहुत स्प्रे किया जाएगा, तो फिर फसल के बजाय जहर पैदा करेंगे, चाहे वो अन्न हो या सब्जी हो या फल हो। आज इस पर भी बात करेंगे कि मध्य प्रदेश के हिसाब से कितना मुफीद है धान की खेती करना, कितना मुफीद अब रह गया गेहूं की खेती करना। क्यों ना हमको मोटे अनाज की तरफ जाना चाहिए, खासतौर से ज्वार, बाजरा, कोदो, कुटकी और रागी। इन सब का बाजार में गेहूं से ज़्यादा मूल्य है और उसकी उपज भी गेहूं से कम नहीं रहेगी, क्योंकि कई सालों बाद खेत इन फसलों से एक तरह से दोबारा से परिचित होंगे, क्योंकि लंबे समय से, कई दशकों से ये फसलें अब मध्य प्रदेश के खेतों में उगना बंद हो गई है। तो आज हम इसी पर विस्तार से बात करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे 3 विशेष मेहमान, और स्टूडियो में रहेंगे मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार श्री योगीराज योगेश जी। आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ जुड़ गए हैं केदार शंकर सिरोही, कृषक हैं मध्य प्रदेश के, बहुत प्रगतिशील। दिल्ली से जुड़ेंगे हमारे साथ हमारे साथी नागेंद्र परमार जी, और टेलीफोन लाइन पर जुड़ेंगे रमेश बैस, जो कृषक भी हैं, सामाजिक सरोकार से वास्ता भी रखते हैं, जियो पॉलिटिकल जो सब्जेक्ट है उसके भी जानकार हैं। तो चर्चा की शुरुआत नागेंद्र जी मैं आपके साथ करना चाहता हूं। चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, दिल्ली हो, अगर हम हरियाणा की बात करें, तो आपको क्या लगता है कि जो बारिश हो रही है, प्रकृति अब कोई कमी नहीं कर रही। इस साल की हम बात करें, पर्याप्त बारिश है। राजस्थान में खूब पानी गिर गया, वहाँ के बांध भर गया। लोग बांध के जब गेट खोल रहे हैं, तालाब लबालब हो रहे हैं, तो वो ढोल बाजे से स्वागत करने जा रहे हैं। तो स्थिति बहुत बेहतर है, लेकिन किसान क्या पैदा करे और क्या ना करे, ये समझ अभी किसान को नहीं है। ऐसा हम नहीं कहते, लेकिन किसान कई बार एक तरह से अंधानुकरण करता है। अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ एक ज़माने में सोयाबीन बहुत होता था, बीच में सोयाबीन कम हुआ, अब फिर से मध्य प्रदेश सोया स्टेट हो गया है। और राज्य सरकार ने सोयाबीन के जो खरीदी मूल्य है उस पर भी एक तरह से बढ़ोतरी की, लगभग 262 रुपये की। ये बात केदार शंकर जी आपको बताएंगे हम सबको। लेकिन जहाँ तक गेहूं और धान की बात है, तो मध्य प्रदेश में 1 कुंटल गेहूं पर, जो मेरी जानकारी है, 2 कुंटल 80 किलो के आसपास खाद मिलाया जाता है, जिसमें यूरिया होता है और डीएपी होता है। तो 1 कुंटल पर 3.25 कुंटल से ऊपर खाद। तो हम गेहूं के बजाय खाद पैदा कर रहे हैं खेतों में, इसलिए गेहूं की रोटी खाने से बीमारी बढ़ रही है, शुगर, ब्लड प्रेशर, हार्ट की चीज़ें, किडनी की बीमारी। और दूसरी खेती मध्य प्रदेश के किसान कर रहे हैं, पिछले 20 साल के लगभग होने आ रहा है। अचानक धान की खेती का राज्य हो गया है, और ये स्थिति ऐसी है कि उससे वाटर लेवल मध्य प्रदेश का बहुत नीचे जा रहा है। और इतनी बारिश होने के बाद भी मध्य प्रदेश में बारिश कम से कम 2 इंच ज़्यादा है, जो पर्याप्त बारिश होती है। इसके बाद भी मध्य प्रदेश के खेतों में जो ट्यूबवेल हैं, जो नलकूप हैं, वो पर्याप्त पानी नहीं होने के कारण कम पानी फेंक रहे हैं। ये स्थिति बारिश की है। तो समग्रता में देखें तो सीन तो अच्छा है, लेकिन भविष्य थोड़ा सा डरावना लगता है, भयावह लगता है। आपकी राय? जी राघवेंद्र जी, आपको और सभी मेरे को पैनलिस्ट को और ND24 के जी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आपने बिल्कुल वाजिब सवाल उठाया है। जी देखिए, इस बार की जो बारिश है वो कई साल बाद सुकून देने वाली है किसानों को और खेती के लिए। लेकिन हमें उसके साथ साथ एक बात पे और ध्यान देना होगा
कृषि के लिए चाहे कितनी ही अच्छी जमीन हो, उपजाऊ पैदावार वाली जमीन हो, चाहे कितनी ही पानी की उपलब्धता हो, कितने ही उन्नत आधुनिक उपकरण हो कृषि करने के लिए, कितने ही अच्छे कीटनाशक हो, खाद हो, बीज हो, उन्नत दवाइयां हो, इस सब के बावजूद कृषि है वो कहीं ना कहीं प्रकृति के साथ जुड़ी हुई है, वो प्रकृति पे निर्भर रहती है। कई बार ऐसा होता है कि सब कुछ अच्छा है, एक ही बार में अगर 50, 60, 70 एमएम बारिश हो गई, 1 या 2 दिन में ही करने के लिए, तो कपास है, बाजरा है और मक्के जैसी फसलें उनके लिए सीधे तौर पे उनको नुकसान पहुंचा जाती है। तो प्रकृति और कृषि का तो सीधे तौर पे जुड़ा हुआ है। और आप और हम सब कभी, जितने भी मेरे को पैनलिस्ट है, 1 या 2 पीढ़ी पहले सभी किसान परिवार से रहे हैं और अभी भी कहीं किसानी से जुड़े हुए होंगे। मैं भी जुड़ा हुआ हूँ किसान के परिवार से। आप याद रखिए कि क्यों किसान धरती को अपनी माता कहता है। जब आज से कुछ समय पहले वो तक ऐसा होता था कि जब किसान बिजाई करने के लिए खेत में जाता है तो वो बीज डालते वक्त कहता है कि जीव का, जिनावर का, पशु का, पक्षी का, बेटी का, बहन का, घर का, परिवार का, समाज के सबका नाम लेके वो खेत में दाना डालता है या बीज डालता है कि वो पैदावार देना, ताकि सभी उसमें से उनको पर्याप्त हिस्सा मिले। हमारी खेती की अवधारणा इस बात पे आधारित रही है। लेकिन बढ़ते बाजार की वजह से और खाद्यान्नों की बढ़ती खपत की वजह से और कृषि की लागत और उपज मूल्य में जो अंतर आ रहा है, उसकी वजह से किसान में कहीं न कहीं ये भावना आ गई है कि ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार ले वो और ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार लेके बेचे तो कुछ उसे पैसे मिले। इस अंधाधुंधीकरण के चक्कर में कीटनाशकों का, खाद का अत्यधिक उपयोग है, उसने कहीं न कहीं पूरे देश और समाज को बीमार कर दिया है। और धरती जिसको हम माता कहते हैं, किसान या सब हम माता कहते हैं, उसके सीने को छलनी कर दिया है। एक रिपोर्ट के अनुसार शहरों में और कहीं न कहीं पानी की अत्यधिक दोहन की वजह से गाँवों में भी हर साल करीब-करीब 10 फुट एवरेज है, पानी का जल स्तर नीचे जाता जा रहा है, जो एक गंभीर समस्या है हमारे करने के लिए। तो बिल्कुल। हमें इन सब चीज़ों पे खेती करते वक़्त ध्यान देना होगा और अभी तो वैसे भी एक चलन है, मिलेट्स का चलन है कि मोटा अनाज जिसमें बाजरा है, जौ है, जई है, ज्वार है, मक्का है, चना है, रागी है, इनका प्रचलन है। अब तो डॉक्टर्स भी ये कहने लग गए हैं कि आपको मिलेट्स खाने चाहिए अगर आपको स्वस्थ रहना है तो करने के लिए। बिल्कुल। और जी। जी नागेंद्र जी जी, बोलिए। तो इस तरह के उदाहरण में हमें, एक तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, कहीं न कहीं हमें मोटे अनाज की तरफ जाना होगा करने के लिए और कृषि में सरकार को सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है कि अगर कृषि उपज मूल्य और समर्थन मूल्य किसान को सही मिलेगा, तो शायद वो जो ये कीटनाशकों के अत्यधिक उपयोग और खाद के उपयोग से जो फसल को बहुत ज़्यादा उत्पादन की ओर वो ध्यान देता है, उसके अनाधुंधीकरण पे वो रोक लगाए। बिल्कुल। दरअसल सारा फोकस इस बात पर है कि किसान को उसकी उपज का जो लागत है, उससे लागत के साथ जोड़कर कम से कम 50% उसको मुनाफा मिल जाए ताकि उसका परिवार ठीक चले। आज पूरा देश जो है इसी बात पर लगा कि किसान किस तरह से लागत के साथ अपना 50% मुनाफा कमाए। लेकिन बढ़ती जनसंख्या उसकी उपज पर पानी फेरती है। किसान बहुत मेहनत करके 1 एकड़ में 20 कुंटल गेहूँ पैदा करता है। लागत उसकी बहुत बढ़ गई है, लेकिन जब जनसंख्या का आंकड़ा देखते हैं तो वो और बढ़ जाता है। आने वाले दिनों में तो खतरा ये भी है कि खेती का उत्पादन एक समय के बाद रुक जाएगा। लेकिन जनसंख्या अगर ऐसी बढ़ती रही तो फिर हमारे यहाँ खाद्यान्न की दिक्कत आ सकती है। भले ही वो 10 साल बाद आए, लेकिन इस खतरे की तरफ हम बढ़ रहे हैं। मैं केदार जी आपसे ज़रूर बात करना चाहूँगा। किसानों को जो कुछ वो पैदा कर रहे हैं उसका उपज का सही मूल्य तो मिलना चाहिए, लेकिन किसानों को फसलों के चक्र पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। मध्य प्रदेश का धान से कम वास्ता था, लेकिन अब जो नर्मदा बेल्ट है वहाँ धान की बड़ी पैदावार हो रही है और उसके चलते वाटर लेवल नीचे जा रहा है। आज नहीं तो कल धरती का जो पानी है वो खत्म होने की स्थिति में आ जाएगा। हम राजस्थान की तरफ जा रहे हैं पानी के मामले में, ये बहुत ही खतरनाक संकेत है। और अंतिम बात मैं ये कहूँगा कि जिस तरह से रासायनिक खाद का इस्तेमाल हो रहा है, हम खेत में गेहूं पैदा नहीं कर रहे हैं, जहर की पैदावार कर रहे हैं, बीमारी की पैदावार कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं किसानों को इस पर सोचने की ज़रूरत है कि वो ज्वार, बाजरा, मक्का, रागी जो इसकी तरफ आए, ताकि किसान जो है खुद भी स्वस्थ रहे और देश को भी स्वस्थ, माने एक तरह से सेहतमंद बनाए। आपकी राय? सर, बड़ा टिपिकल प्रश्न पूछा है ये। हम लोग देश की बात करते करते हमारे लोग फांसी पे चढ़ जाते हैं। जब उसको दाम नहीं मिलता है तो उसके बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं।
जब उसका उत्पादन नहीं आता तो उसकी बेटी का ब्याह नहीं होता, छोरे का ब्याह नहीं होता। तो किसान अगर ये सब चीजें देखने लग जाए तो फिर सरकारें क्या करेगी? चुनते क्यों हम लोग सरकारों को? ये एक सबसे बड़ा विषय है आज की तारीख में। हम कहते हैं कि सारा चीज किसान देख ले, तो फिर सरकार का क्या रोल है? सर यहाँ क्या आता है कि कोई भी सरकार हो, उसको पहले अपना बजट अलोकेशन खेती के लिए बढ़ाना पड़ेगा। खेती एक तो अर्थव्यवस्था का बहुत बड़ा रोजगार का एक हिस्सा देने वाली है, रॉ मटेरियल देती है, और दूसरा देश के स्वास्थ्य को लेकर खेती से ही सब कुछ जाता है। तो सरकार को फोकस करना चाहिए कि किसानों की आर्थिक स्थिति सही रहे, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति होती रहे। इसके लिए उन्होंने समय समय पर किसानों को उनका हिस्सा देते रहना चाहिए। अगर ये हिस्सा देते रहेंगे तो किसान जो है वो दूसरी तरफ नहीं भागेगा। अब आज हम बहुत सी ऐसी क्रॉप है जिनके लिए क्लस्टर बना के उनको डेवलप करने की जरूरत है, परंतु उनके लिए पैसा ही नहीं मिलता है, उनके लिए सही रिसर्च नहीं है, उनके लिए सही वेराइटियां नहीं है। जो वेराइटियां है वो सब स्टैंडर्ड है। आज की तारीख में बाजार में सबसे घटिया क्वालिटी के केमिकल बिक रहे हैं संरक्षण में। किसी भी राज्य में चले जाइए देश के, वो हेल्थ पे बहुत ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं। तो ऐसे समय पे सारी जो ऊपर की जिम्मेदारियां हैं, जब तक सरकार का स्ट्रक्चर सही नहीं होगा, जब तक सरकार का जो डिलीवरी मॉडल सही नहीं होगा, तब तक खेती में सुधार बहुत मुश्किल है। क्योंकि एक किसान, दो किसान, चार किसान बिल्कुल जो करते हैं गांव में, आप आपकी देखिए बात सर। की और गहराई मैं समझ रहा हूँ। दरअसल एक पुरानी चौपाई है, रामायण जी की पूरी तो मुझे नहीं पता है, लेकिन एक जरूर है कि हित अनहित पशु पक्षी जाने। तो किसान और हम आम आदमी इस बात से अनभिज्ञ तो नहीं कि हमारा हित कायम है और अहित कायम है, एक बात। और किसान अब 21वीं सदी का किसान है, वो पुराना किसान नहीं है जो हमसे ज़्यादा समझदार था। उसको मालूम था कि फसल का चक्र कैसा होता है। मुझे याद पड़ता है कि जब हमारे गांव में पुराने लोग बात करते थे कि भाई 2 साल हो गए अलसी की खेती करते हुए, इस बार फसल बदल दो। 2 साल हो गए खेत में अरहर की फसल को उगाते हुए, इस साल मसूर की बोनी कर दो। तो ये जो कृषि का चक्र है, इसमें सरकारें तो आती हैं लेकिन बाद में आती हैं। पहला तो नुकसान और नफ़ा हमको होता है। अगर हम सब चीज़ें सरकार पर डाल देंगे तो मैं नहीं समझता कि किसान इतना सीधा है जो गौ माता कहने वाली गाय को इसलिए नहीं पालता है क्योंकि उससे गाय बोझ लगती है। दरअसल दोनों तरफ से तालियां बजेंगी। किसान अन्नदाता मैं आ रहा हूं आपकी बात पे, मैं खुद किसान से ताल्लुक रखता हूं। मेरा कहना यह है कि सब चीज़ें किसी भी क्षेत्र में सरकारें नहीं कर सकती, किसी भी पार्टी की सरकार हो, चाहे वो वामपंथी हो, कांग्रेसी हो, समाजवादी हो, भाजपा की हो। किसान इतना सीधा था पहले, अब किसान उतना सीधा नहीं जितना हम समझते हैं। वो जब गाय को पालना उसने बंद कर दिया, ये विषय किसी दिन और हम रखेंगे विस्तार से। गांव में पैकेट का दूध जाने लगा है केदार जी, गांव में गौपालन बंद हो गया है। तो जब किसान खेत की अपनी 12 बजा रहा है, खेत में 10 एकड़ खेत में वो 10 ट्यूबवेल बोर करता है क्योंकि उसे धान की फसल चाहिए, जबकि धान का खेत नहीं है वो। हम इतना दुस्साहस कर रहे हैं खेती के प्रति, प्रकृति के प्रति। तो ये विषय दूसरा है, लेकिन हम इस पर फोकस कर रहे हैं कि किसान अच्छा है, समझदार भी है, आप जैसे लोग भी उसमें काम कर रहे हैं। सरकार उनको उनका मूल्य तो दे, लेकिन किसान भी समझदारी बताए। हमारे यहाँ की हम बात करें तो पिछले 20 साल से एक खेत में बारिश के दिनों में धान की पैदावार हो रही है और उसके बाद धान काट कर गेहूँ बो देते हैं। तीसरी फसल होना बंद हो गया है, और तीसरी फसल अगर बोना शुरू की तो मूंग की है। मूंग की बुआई में जहर पैदा हो रहा है, आपको याद होगा। इतना उसमें पेस्टिसाइड्स स्प्रे करते हैं कि उसको लोगों ने कहा कि ये जहरीला हो गया है। तो केदार जी, दोनों तरफ से हमको बात करनी पड़ेगी, किसान की जिम्मेदारी और सरकार का दायित्व। आपकी राय छोटी सी। मैं इसमें ये बता दूं, किसान पहले भी समझदार था और आज भी बहुत समझदार है। हर आदमी अपना क्रॉप रोटेशन अपने हिसाब से कर रहा है जी। इस साल गेहूं बोया तो अगले साल चना बोता है, चना बो दिया उसमें गेहूं बोता है। उसको अपनी प्रोडक्टिविटी मेंटेन करनी है, वो कर रहा है अपने स्तर पे। पर जब हम नया तरीके का कोई क्रॉप लाना चाहते हैं तो पहले जो एग्जिस्टिंग क्रॉप है उसकी प्रॉफिटेबिलिटी और नई क्रॉप की प्रॉफिटेबिलिटी के बीच का गैप सरकार को देना पड़ेगा, तब तो जाके वो उस क्षेत्र में वो नया डेवलप कर पाएगा। उसके लिए किसान आंदोलन करे, सरकार को मजबूर करे, वो एक अलग मुद्दा है, उस पर काम होना चाहिए और हर साल उस पर होना चाहिए। जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है, किसान का समर्थन मूल्य भी बढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक बार समर्थन मूल्य बढ़ा दिया उसके बाद 10 साल तक सरकारें पलट कर न देखे। मेरा फोकस ये है कि किसान का बेटा थोड़ा सा और मैं डिस्क्राइब कर दूं। देखिए सर, जब देश
देश की इकोनॉमी और स्वास्थ्य का किसानों से सीधा जुड़ाव है, प्रकृति का सीधा जुड़ाव है। जी जी अब जब एक तरफ उनकी प्राइस नहीं बढ़ रही है, उनकी लाइफ जो स्टैंडर्ड लाइफ है वो नीचे गिरती जा रही है, उनके अंदर जो एक तरीके का जो डिप्रेशन है वो बढ़ता जा रहा है, प्रॉब्लम आती जा रही, तो ऐसे समय में सरकार को जी। उनकी जो सहायक कास्ट है उसको कम करना चाहिए। बिल्कुल। आर्मी स्कूल हमने खोला है, फार्मर स्कूल खोल दीजिए। बिल्कुल आर्मी हॉस्पिटल खोला है, आप फार्मर हॉस्पिटल खोल दीजिए। जब तक हम उनके जो सहायक खर्चे नहीं काटेंगे तब तक वो किसान अपने परिवार को जिंदा रखने के लिए, अपनी आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए बिल्कुल। वो दौड़ भाग करेगा ही करेगा। एकदम। वो क्यों ना करे। बिल्कुल आज क्या इंडस्ट्री अगले के दौर की लोग नहीं कर बातचीत रहे? में और समय मिलेगा कि केदार जी आप जरूर रखिए। और आपने अच्छी बात ये कही कि फार्मर हॉस्पिटल होना चाहिए, फार्मर स्कूल होना चाहिए, ताकि उनके बच्चों को सस्ती और बेहतर शिक्षा मिले और अच्छा इलाज मिले। लेकिन किसान की जिम्मेदारी से अगर किसान मुक्त हो जाएगा तो देश तो बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि सरकारें गैर जिम्मेदार हो सकती हैं, उद्योगपति हो सकता है, लेकिन किसान को मैं नहीं मानता कि वो गैर जिम्मेदार हो सकता, क्योंकि उसका तो काम ही उसी से है। वो अगले साल देश भी मरेगा और वो खुद भी मरेगा। मेरे साथ रमेश जी जुड़ गए। रमेश जी, मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? हाँ भैया, सुन रहा हूँ मैं। जी, दरअसल हम इस पर फोकस करें कि बारिश भरपूर है, प्रकृति ने पूरे दोनों हाथों से पानी की सौगात दी है इस साल मध्य प्रदेश को। लेकिन अगर हम खेती के मामले में मोनोटोन हो जाएंगे कि सिर्फ बारिश में धान और उसके बाद गेहूँ, धान और गेहूँ, धान और गेहूँ, ऐसे में चक्र भी नहीं बदलेगा। किसान उत्पादन के मामले में पेस्टिसाइड और उस पर खाद पर ज़्यादा जाएगा और उससे लगता है कि एक ही साल में वो सब पैदा कर ले। तो ज़रूर किसान को फसल का चक्र बदलने की ज़रूरत है और उसमें मोटे अनाज की तरफ जाने की ज़रूरत है। जो भारतीय अनाज है वो एक तरह से स्वास्थ्य कारक भी है और उसके लिए बाजार में भी उसको अच्छा मूल्य मिल जाएगा। आपकी राय? राघवेंद्र जी, आज की जो खेती है जिसमें बहुत ज्यादा पेस्टिसाइड्स, जहरीले खतरनाक किस्म के डल रहे हैं और रासायनिक खाद डल रहे हैं, इससे स्वास्थ्य जानवरों का भी और मनुष्य का भी स्वास्थ्य पे इतना हानिकारक असर पड़ रहा है कि उसके डीएनए और जेनेटिक्स तक बदल रही है। ये बात किसान भी जानता है, सरकार भी जानती है। सरकार की जिम्मेदारी है। देखिए, 80% इस देश की जनता कृषि अर्थव्यवस्था पे आधारित है, तो सरकार को कृषि अर्थव्यवस्था को प्राथमिकता पर लाना होगा। सरकार की प्राथमिकता पर कृषि अर्थव्यवस्था नहीं है। जब आंदोलन होते हैं तो सरकार को थोड़ा बहुत इधर उधर फेंक के, जैसे वो 6,000 देते, 6,000 का रुपए राघवेंद्र जी किसान के ऊंट के मुंह में जीरे की तरह है। सरकार को यह तय करना होगा कि किसान की जो फसल की लागत है वो किस तरह कम हो और उसकी आमदनी कैसे बढ़े। अब आते हैं, आपने ये जो उठाया फसल चक्र का, तो फसल चक्र पहले किसान बिना किसी सरकारी मार्गदर्शन के फसल चक्र करता था, आज भी करना चाहता है वो, लेकिन किसान के सामने रिस्क बहुत होती है और वो चाह के भी फसल चक्र पे नहीं जा पाता। जैसे अभी सोयाबीन पे अगर जाना भी चाहे तो उसमें भी लागत बहुत है और आमदनी कम है। अभी ये आंदोलन कर रहे थे अपने केदार भाई, तो सरकार को ये कोशिश करनी होगी कि अब इसमें एक महत्वपूर्ण बिंदु ये आता है कि सरकार को वैज्ञानिक सोच को धरातल पे लाना होगा। किसान के स्तर पे वैज्ञानिक दृष्टिकोण इस समय लैब में, प्रयोगशालाओं में बंद है। राघवेंद्र जी, सरकार की कोशिश ये होनी चाहिए कि मीडिया, जैसे कोविड के टाइम पे उनने मीडिया के माध्यम से आम आदमी में जो जागरूकता पैदा की, आप देखिए यूपीआई कोविड की देन है। कोविड में ऐसी परिस्थितियां बनी कि यूपीआई आज हर आदमी इस्तेमाल करता है। तो इसी तरह से सरकार को अभियान चला के वैज्ञानिकों को आम आदमी के बीच ले जाए, मीडिया के माध्यम से ग्राउंड पे ले जाए और आम आदमी को ये बताए कि आप देखिए क्या होता है, कोई नई फसल जब आती राघवेंद्र जी, तो उसके फसल को उगाने में किसान को अनुभव करने में 2-3 साल लग जाते हैं। ये रिस्क जो है किसान नहीं ले पाता। तो ये सरकार की जिम्मेदारी है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण को, वैज्ञानिकों को और कृषि विशेषज्ञों को ग्राउंड पे ले जाए, वो मीडिया के माध्यम से ले जाए, सोशल मीडिया के माध्यम से ले जाए और आम आदमी को ये मार्गदर्शन दे कि इस फसल को इस तरह के बोने से आप बिना रिस्क के इससे लाभ ले सकते। तो उस फसल की लागत और उसके बेनिफिट का जो अंतर है वो भी सुनिश्चित करना पड़ेगा सरकार को। अगर वो सुनिश्चित नहीं होगा तो किसान आत्महत्या करेगा। बिल्कुल। इस समय स्थिति ये है कि किसान धान से ऊब चुका है,
लेकिन वो छोड़ नहीं सकता, उसकी मजबूरी है कि उसके पास विकल्प नहीं है। और विकल्प जब जिस देश की 80% आबादी कृषि पे आधारित हो, वहां सरकार की जिम्मेदारी है कि वो अपनी पूरे बजट और पूरी अर्थव्यवस्था को कृषि केंद्रित करे। मैं ये नहीं कहता रमेश जी, कि दरअसल सरकार की जिम्मेदारी को हम नकार नहीं रहे हैं। पहले तो सरकार की जिम्मेदारी है क्योंकि हम लोग उसको चुनते इसलिए हैं, लेकिन जो सामान्य ज्ञान होता है उसका भी अगर इस्तेमाल, जिसकी हम बात कर रहे हैं कि किसान ने मोटे अनाज की बुआई बंद कर दी है, वो टोटल चला गया है कमर्शियल पर, तो उससे कुछ ना कुछ तो बदलना पड़ेगा, क्योंकि सब काम ना तो कोई सरकार कर सकती और ना सारे काम किसान कर सकता है। मैं लौटूंगा आपके पास, समय की कमी। योगीराज जी, प्रकृति मेहरबान है, हम कितने जागरूक हैं? नहीं, हम जागरूक होते तो ये डिस्कशन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती किसानों को जी। एक बात ज़रूर है, हम 21वीं सदी में पहुंचने की बात करते हैं, लेकिन थॉट हमारा 19वीं सदी का ही है। किसान आज भी उसी दूसरों पर डिपेंडेंसी पर ज़्यादा भरोसा करता है। किसान और प्रकृति का एक माँ बेटे का संबंध था। किसान ज़मीन पर भरोसे करने के बजाय सरकार पर भरोसा करने लग गया। सरकार थोड़ी किसी को भरोसा करेगी, आपको पहली चिंता आपके खेत की आपको ही करनी पड़ेगी। और सरकार से आप क्या क्या मांगोगे? आज आपने बात की पानी की, ये पानी गिरना बंद हो जाएगा, ये पानी कौन देगा? कौन सी सरकार दे सकती है? इसके इंतज़ाम तो किसानों को ही करने पड़ेंगे। बारिश आप करवा नहीं सकते। खेत ज़मीनों को आपने इतना रोन दिया है कि 600-700 फीट गड्ढे कर करके, ट्यूबवेल कर करके पानी मिल पा रहा है। तो इस संकट को भी तो पहचानना पड़ेगा। और यदि आप लगे रहे उसी पे ही धान करने, नई चीज़ों पे नहीं गए, ट्रेंड आपने नहीं बदला, तो ये संकट तो और गहराएगा। तो पहली जिम्मेदारी बनती है किसानों की। सरकार ज़रूर उसमें बिल्कुल इनिशिएटिव सरकार को लेना चाहिए, जहाँ ज़रूरी हो वहाँ बिल्कुल मदद करना चाहिए। मार्केटिंग जिम्मेदारी सरकार की है। कई बार खेती फसल बहुत अच्छी हो जाती है लेकिन वो मार्केट तक नहीं पहुँच पाती। कई बार मार्केट तक पहुँच जाती है तो उसके वाजिब दाम नहीं मिल पाते। ये काम सरकारों का है। लेकिन बेसिक फिर भी आपको ये सोचना पड़ेगा कि अब हम कहाँ तक गेहूँ, धना, चना पर डिपेंड करते रहेंगे, कहाँ तक हम धान बोते चले जाएंगे। धान का मामला आप पानी से जोड़ रहे हो और पानी लगातार कम होता चला जा रहा है, तो एक ना एक दिन तो आपको ये समस्या का सामना करना ही पड़ेगा। फिर आप क्या करेंगे जब आपके पास प्रोडक्शन ही खत्म हो जाएगा? समस्या आ गई है, खेतों में पानी नहीं बचा है, रेत आती है, उसके बाद ट्यूबवेल काम ही नहीं करता है। जहाँ 50 फीट पर पानी था वहाँ 100 फीट पर पानी चला गया है, तो वो तो समस्या आ गई। लेकिन किसान तो मरते दम तक काम करता है ना उसी लाइन पर, जब तक उसके प्राण ना निकल जाए। उसकी जीवटता भी है और उसकी कई बार जिद भी है और कई बार उसकी नासमझी भी है। तो मैं इस पर और भी बात करेंगे, लेकिन समय सिर्फ 2 मिनट का बचा है। नागेंद्र जी, कोई आपकी टिप्पणी कि किसान को समझदारी से काम करने की ज़रूरत है और सरकार उसको सीधा अच्छा मार्गदर्शन दे, इसकी भी ज़रूरत है? भारतीय किसान की जो कृषि है वो जो उत्पादन पे जो लाभ है या कमाई थी, वो कभी भी कृषि पे ही अकेले आधारित नहीं रही है जी। कृषि और पशुधन दोनों का समन्वय था। आज से 25 साल पहले तक कृषि से कमाया करता था और पशुधन से, दूध से, घी से, इनसे कमाया करता था। लेकिन पशुधन पिछले 25 सालों में किसान के साथ जो जुड़ा हुआ था वो कहीं गायब हो गया है। गाँवों में दूध और छाछ भी आजकल थैली में बिक रही है करने के लिए। और दूसरी बात, उसको बाजार के दबाव से मुक्त होना होगा किसान को। जैसे मैं एक लाइन में कहूँ कि आज जो शरबती है, एमपी का जो शरबती है, मध्य प्रदेश के शरबती की स्थिति ये है कि दिल्ली एनसीआर के 80 किलोमीटर तक उसका इतना क्रेज है कि लोग बाग शरबती के लिए मरते हैं। बहुत क्रेज है उनमें। तो किसानों पे क्यों ना दबाव आएगा बाजार का उसको उत्पादन करने की? तो मार्केटिंग की भी जरूरत है और क्वालिटी प्रोडक्शन पर काम करने की भी जरूरत है। केदार जी, आपकी राय? देखिए, क्वालिटी और मार्केटिंग एक तरीके से एक बेंच बनाना होगा जिसमें इकोनॉमिक वाइबिलिटी आना चाहिए। बिल्कुल। किसान को जब इकोनॉमिक वाइबिलिटी आएगी तो वो हर चीज में वो करने का सोचता है, परंतु परिवार भी चलाना है, बच्चों का भी देख रेख रखना है, ये ग्लोबल कंपटीशन में भी उसको टिके रहना है। क्योंकि जिन लोगों ने हमारे यहाँ जैविक और ये सब चीजें करके देखी है वो 10-10, 15-15 साल पीछे हो गए, उनकी जमीनें बिक गई, आने वाले बच्चे उनके ऊपर हंसते हैं। तो मतलब एक दूसरा जो एंगल है वास्तविकता का, जब तक हम वास्तविक मॉडल नहीं लाएंगे खेती में क्वालिटी के, ये सब बातें जो है वो धरातल पे आने में बहुत समय लगेगा। देखिए, तो ये जो केदार जी, खेती का जो दर्द और दवा किसान ही करेगा। सरकारें तो करप्शन करती हैं,
अधिकारी मक्कारी करते हैं, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है। और अगर किसान ने अपने दर्द का इलाज नहीं ढूंढा तो ठीक है, वो अपने हिसाब से चलेगा अभी, लेकिन आने वाले दिन बहुत संकट के हैं, बहुत अंधेरा सा है। बारिश हो रही है, हरियाली है, अभी सब कुछ हरा रहा है, लेकिन अगर हम भविष्य की बात करें तो हालात ठीक नहीं लगते हैं। भले ही आप आंदोलन करके पैसा बढ़वा लें किसान के लिए, लेकिन ये क्षण क्या, मतलब कुछ साल के लिए है, आगे के लिए इसको फिर मेहनत करनी पड़ेगी। रमेश जी, आपकी 2-3 वाक्यों में टिप्पणी। राघवेंद्र जी, मैं बड़े संक्षेप में कहूंगा कि जैसे रामदेव बाबा ने योग जैसी ऐसी गुप्त विद्या को मीडिया के माध्यम से जन जन तक पहुंचा दिया, तो सरकार को चाहिए कि चाहे वो फसल चक्र हो, चाहे कृषि विविधता हो, चाहे कृषि के नए मॉडल हो, और एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण को सरकार सोशल मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया में प्रतिदिन आधे घंटे का एक ये करे कार्यक्रम, ताकि आम आदमी में धीरे धीरे जागरूकता। रमेश जी, कुल मिलाकर कह सकते हैं कि जो किसानों के संगठन है वो सरकार पर बेहतरी के लिए दबाव बनाएं, किसान भी जागरूक हों, जो तकनीक है उसका इस्तेमाल करें, और जो कुछ धन कमाने के लिए हो सकता है, बाजार के कंपटीशन की बात करें, सरकार के समर्थन मूल्य की बात करें, उसको वाजिब रूप से मिलना चाहिए। लागत में 50% का उसको योग मिलकर मुनाफा कमाएं, और उसके बाद वो कृषि का फसल का चक्र बदले और अपने आप को बेहतर बनाएं। आज की बातचीत को मैं यहीं रोकता हूं। केदार जी, आपका साधुवाद। रमेश जी, आपका धन्यवाद। नागेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और युगराज जी, आपका भी साधुवाद कि आपने इस चर्चा में हिस्सा लिया। तो बखबर में सिर्फ इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।